डी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज मैं वीडियो 2 लेके आया हूँ, यानी लेक्चर 2 है आज का लेक्चर 2। और जिस वीडियो में यानी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो यूक्लिड था, यूक्लिड ने हमें दो बातें बताई थी चैप्टर पहले के अंदर, यानी जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, उसके अंदर हमें दो चीज़ें बताई थी यूक्लिड ने। एक बताई थी हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, एक बताई थी यूक्लिड विभाजन डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा एक बताई थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, एक बताई थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अध्ययन कर रहे थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंदर मैंने आपको बताया था इसका एक अनुप्रयोग है, इसका एक एप्लीकेशन है जो मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये इसका एक अनुप्रयोग था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंदर क्या है ये भी मैंने आपको बताया था। ये क्या है, इसको हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि 9th क्लास में किस नाम से मशहूर थी, ये 9th क्लास में इस नाम से शेषफल प्रमेय के रूप में थी। शेषफल प्रमेय यानी शेषफल जो प्रमेय होती है वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, यानी जो मॉडर्न थिंग्स में उसको क्या नाम दिया दिया था, शेषफल प्रमेय। लेकिन जो हमारे पास एंशिएंट रूप में थी उसका नाम था यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये क्या थी हमारे पास, a इजिकल टू, ये मैंने बताया था बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो a होता है ये होता है डिवाइडेंट होता है, डिवाइडेंट होता है। और हमारे पास जो b होता है वो भाजक होता है, जिसको बोलते हैं हम डिवीजर। क्या बोलते हैं, जिसको डिवीजर बोलते हैं, भाजक। और ये जो क्यू होता है ये क्यूशेंट होता है। और हमारे पास जो r होता है ये शेषफल होता है। क्या होता है, ये शेषफल होता है। तो अब हम आगे चलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो अनुप्रयोग था हम उसको पढ़ेंगे। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए साधारणतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर मैं 420 और 130, 420 आप यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 420 और 130 ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर जिसको बोलते हैं हम 4, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 भी मैं आपको कराऊंगा, उदाहरण नंबर 3 भी मैं आपको कराऊंगा, यानी मैं कुछ भी छोड़ने का नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 420 और 130 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकलता है ये आपको पता है, HCF। क्या निकालते हैं इसका, HCF निकालते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है हमारे पास। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को क्या करते, पूर्णतः विभाजित करते। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ये एक कलन विधि भी होती है, इससे हम क्या करेंगे, इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर देखना, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये हमारे पास दो संख्याएं हैं 420 और 130। 420 और 130 का मैं HCF आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ये देखना, फर्स्ट स्टेप में पहले यहाँ पर देखते हैं 120 बड़ी है किससे, 130 से। 120 बड़ी है 130 से। अब मैं आपको अगर बताऊं, मान लिया मैं 5 को 2 से भाग देता हूँ, तो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो डिवाइडेंट होता है, जो भाज्य होता है, वो हमेशा किससे, भाजक से बड़ा होता है। क्या होता है, भाजक से बड़ा होता है। तो इसी प्रकार हम ये इसलिए किया है कि ताकि
हम दिखा दें कि भाजक कौन है और भाज्य कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि 420 बड़ा है किससे, 130 से। तो इसलिए करते हैं, इसलिए 420 व 130 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको क्या करते हैं लोग बाग, सेम मानते हैं। क्या मानते हैं, इसको सेम मानते हैं, यानी इसमें कोई अंतर नहीं मानते, लेकिन इसमें अंतर है। अंतर मैंने क्या बताया, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसमें वह एक क्या है, विधि है। वह एक विधि है दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। और जो हमारे पास यूक्लिड विभाजन लेमा है वो हमारे पास एक क्या है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि इस प्रमेयिका का अर्थ क्या होता है। प्रमेयिका इस प्रमेयिका का अर्थ क्या होता है, इस प्रमेयिका का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना हमेशा। या प्रमेयिका बोल सकते हैं, इसको हम प्रमेय भी बोल सकते हैं, जो जिसको हम थ्योरम बोलते हैं। थ्योरम क्या बोलते हैं, थ्योरम। ठीक है, ये बोलते हैं इसको हम थ्योरम। थ्योरम हमारे पास है। थ्योरम क्या होता है, थ्योरम एक क्या होता है, जो सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि A इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है। सिद्ध किया हुआ कथन कैसे, अगर मैं यहाँ पर देखूं, भाज्य क्या हमारे पास 5 इजिकल टू 2 दूनी 4 आ जाएगा, और प्लस 1 इजिकल टू 5 इजिकल टू 5 आ जाएगा। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये एक कथन है जो सिद्ध किया हुआ है। तो जो सिद्ध किया हुआ कथन होता है उसको हम प्रमेयिका या प्रमेय बोलते हैं। और एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम एक हमारे पास प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक एल्गोरिथम हमारे पास प्रोसेस होता है। प्रोसेस यानी एक क्रिया होती है जो एक के बाद एक की जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एल्गोरिथम। इसका ये अर्थ था। ठीक है, तो अब मैं इसका क्या निकाल के दिखाता हूँ, एचसीएफ निकाल के दिखाता हूँ आपको। एचसीएफ कैसे निकलता है, इसलिए 420 व 130 में, इसलिए 420 व 130 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर जिनमें 420 भाज्य व 130 भाजक है। जहां भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, जहां 420 भाज्य व 130 भाजक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें पता है, पहले क्या आता है, भाज्य आता है, यानी डिवाइडेंट आता है। तो भाज्य क्या है हमारे पास, 420 है। भाज्य क्या हमारे पास, 420 है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इजिकल टू, फिर क्या आता है, भाजक आता है। क्या आता है, फिर भाजक, क्योंकि हमें इसके अनुसार चलना है, ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर के अनुसार हमें चलना है। तो ए क्या हमारे पास, भाज्य है, और हमारे पास जो बी क्या है, भाजक है। बी क्या है हमारे पास यहाँ पर, 130 मल्टीप्लाई, यानी कितनी बार बाड़ा चला, तो 13 तिया 39 होते हैं, 13 तिया 39 होते हैं, तो 3 बार चलेगा हमारे पास, ये चलेगा 3 बार। और यहाँ पर जो बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा हमारे पास 30। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, शेषफल। ये क्या है हमारे पास, शेषफल। ये क्या है हमारे पास, भाजक तो है ये, और ये क्या है हमारे पास, भागफल आया, और ये क्या था हमारे पास, भाजक। अब यहाँ पर देखो, जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए तब तक कि हमें यह प्रोसीजर चालू रखना है। देखो प्रोसीजर बोला था कि नहीं मैंने, यानी जो एल्गोरिथम होता है वो एक प्रकार की क्रिया होती है, स्टेप बाय स्टेप। यानी इसलिए जब तक यहाँ पर शेषफल 0 न आ जाए तब तक हमें ये क्रिया करती रहनी होगी। अब हमें क्या लेना है, 30 और 130 को लेना है। यहाँ पे लिखेंगे 130 बड़ा है 30 से, 130 बड़ा है 30 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 130 भाज्य बन जाएगा और ये 30 बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 130 बड़ा है 30 से। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे हम 130 व 30 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसीजर लिख रहे हैं, चूं का तू, और यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, 130 भाज्य बन जाएगा, और 100 जो 30 है वो क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। अब फिर चलते हैं हम अपने स्टेप पर। फिर ऐसे ही क्या करना है हमें, यहाँ पर जो भाज्य है, भाज्य क्या हमारे पास 130 है, 130 इजिकल टू भाजक कितना हमारे पास, कितना है हमारे पास
30 है। 30 कितनी बार चलेगा, ये चलेगा 4 बार। कितनी बार चलेगा, ये चलेगा 4 बार। तो यहाँ पर 4 बार चलेगा। 4 बार चलने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 4 दिया 12 होते, तो यहाँ पर 10 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। लेकिन अब भी शेषफल 0 नहीं आया है, अब भी शेषफल 0 नहीं आया है। तो शेषफल 0 आने के लिए हमें ये चीज़ चलती रहनी होगी। अब फिर हमें देखना है यहाँ पर 30 बड़ा है किससे, 10 से। 30 बड़ा है 10 से। फिर ऐसे यहाँ पर यूं का तुम लिखना है 30 व 10 में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर जहाँ 30 क्या है हमारे पास, जहाँ 30 भाज्य है और 10 भाजक है। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से चमक जाए। और ये आ जाएगा हमारे पास 30 इजिकल टू 10 मल्टीप्लाई 3, और ये आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0। अभी इस कंडीशन के अंदर हमें कौन सा HCF लेना है ये देखना होगा। ठीक है, जो भाज्य होगा, जो भाजक होगा, क्या होगा, जो भाजक होगा वही इन दोनों संख्या होगा, क्या होगा, HCF होगा। अर्थात यहाँ पर शेषफल क्या है, लिखेंगे उपरोक्त क्रिया में शेषफल 0 आया है। शेषफल क्या आया है, 0 आया। अतः 420 व 130 का HCF कितना है, 10 है। HCF कितना है, 10 है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ आपको, जो एग्जाम्पल नंबर 2 होता है हमारे पास, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको देखना है हमें, वो क्या है। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। ये कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है उसका एक ही अनुप्रयोग नहीं है, उसका बहुत सारे उपयोग है। यानी हम किसी भी स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या करते हैं, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है उसके अंदर क्या था, मैंने बताया था कि जो इसका प्रयोग करते हैं वो धन पूर्णांकों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, धन पूर्णांकों के लिए। तो यहाँ पर इसका प्रयोग जो होगा धन पूर्णांकों के लिए ही होगा। तो अभी क्या कहता है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। यहाँ पर देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ ये देखना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि माना कोई धनात्मक समपूर्णांक a है, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक a हो सकता है। और यहाँ पर ये दे रखा है इसमें जो q है वो बिलोंग करेगा हमेशा इंटीजर नंबर को। किसे करेगा, इंटीजर नंबर को, जो बिलोंग करेगा हमेशा इंटीजर नंबर को। तो मैं क्या करता हूँ, माना कोई धनात्मक समपूर्णांक a है। क्या है हमारे पास, कोई धनात्मक समपूर्णांक a है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, मान लिया, मैंने क्या कर लिया, मान लिया। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक a है, तो जो धनात्मक समपूर्णांक है और हमें तो ये भी डेफिनेट नहीं पता कि ये कौन सा धनात्मक समपूर्णांक है, तो ये भी हमने माना और ये भी हमें डेफिनेट नहीं पता कि ये क्या है। तो इसको हम इसके बराबर रख सकते हैं, इसको हम इसके बराबर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसको हम इसके बराबर आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कोई धनात्मक समपूर्णांक मैंने a मान लिया, a मानने के बाद क्या होता है, अब यहाँ पर देखना होगा इसमें, यानी या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a बराबर 2q होगा कि नहीं होगा, a बराबर 2q होगा, क्योंकि वो भी हमें क्या नहीं पता, हमें वो डेफिनेट नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें ये हमने मान रखा है कोई भी धनात्मक
समपूर्णांक ए है तो मैं इसको इसके बराबर रख सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखना। अब मैं इसको कैसे करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इससे तुलना करूँ, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, अगर मैं इससे तुलना इसकी करूँ तब हमारे पास क्या होता है। अब यहाँ पर देखते हैं a इजिकल टू क्यू में, ठीक है, b क्या है हमारे पास, b 2 है, में क्या है, b 2 है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जब मैं 2 को 5 से भाग दे रहा था या 5 को मैं 2 से भाग दे रहा था तब क्या आया था, 2 दूनी 4 यानी 1 आया था। तब यहाँ पर जो शेषफल आया था r, वो हमेशा इससे क्या आएगा, कम आएगा, यानी भाजक से कम आएगा। जो r होगा इस कंडीशन में, यहाँ पर 2 है, वह हमारे पास जो r होगा वो हमेशा क्या होगा, क्या तो 0 के बराबर होगा और हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, क्या 0 के बराबर होगा। और यहाँ पर जो आएगा हमारे पास, जो r आएगा वो हमेशा कैसा होगा, 2 से छोटा होगा। कैसा होगा वो हमेशा 2 से छोटा होगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या r इजिकल टू क्या होगा, क्या तो 0 होगा, क्या 1 होगा और क्या 2 होगा हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से ये हो सकता है, ठीक है, ये होगा। अब हमारे पास क्या बचता है, इसको देखना होगा, ठीक है। अब हमारे पास इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसलिए जो a होगा वो किसी फॉर्म में होगा, क्या तो a इस प्रकार के रूप में होगा, 2 तो नहीं होगा क्योंकि 2 से हमेशा छोटा होता है, 2 नहीं होगा, क्या तो 0 होगा, क्या 1 होगा, ठीक है। तो a इजिकल टू किसके इजिकल टू है, 2 क्यू के है, या तो ये होगा, या फिर a बराबर हमारे पास होगा 2 क्यू प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यदि a बराबर 2 क्यू है, ठीक है, 2 क्यू है तो यह एक संपूर्णांक है। तो यह एक क्या है, संपूर्णांक है। तो ये क्या है, संपूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये कैसा होगा, 2 से विभाजित है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे 2 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, ठीक है। 2 से क्या है, ये विभाजित है, क्या है, 2 से विभाजित है। और यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि a बराबर 2 क्यू प्लस 1 हो तो यह एक विषम पूर्णांक होगा। कैसा होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। धनात्मक तो होगा ही होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट और लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम सम संख्या में एक जोड़ेंगे, किसी भी सम संख्या में, यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या में 1 जोड़ने पर हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, हमेशा क्या होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टी क्यू यानी जो 2 क्यू है वो हमेशा किसके रूप में होगा, प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक के रूप में होगा, तो यहीं पर ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब इससे एक अगला क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल नंबर 3, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है। तो इससे अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे, चैप्टर नंबर लेसन नंबर पहले की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय।